नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डिजीज में हमने पूर्व की कक्षाओं में संक्रामक बीमारियों के अंतर्गत जीवाणु जनित बीमारियों का अध्ययन किया। उसके बाद हमने वायरस जनित विषाणु से होने वाली बीमारियों का अध्ययन किया। आज की क्लास में हम देखेंगे कवक जनित संक्रामक रोग, अर्थात उन डिजीज का अध्ययन करेंगे जिनके लिए कवक उत्तरदायी होता है। ठीक है, हम देखेंगे कि जो फंगल से होने वाली डिजीज है उनके लक्षण क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है और कौन कौन सी डिजीज है वो फंगल से होती है। तो आज की क्लास हमारी कवक जनित रोगों से संबंधित रहेगी। इस कड़ी में हम सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं छाले। ठीक है, छाले आमतौर पे छालों के बारे में हम सभी परिचित हैं कि जब किसी स्थान पे ज़्यादा रगड़क होती है या फिर ज़्यादा किसी शरीर के किसी भाग का ज़्यादा यूज होता है तो वहाँ पे स्किन होती है, उसके बीच में पानी भर जाता है जिसकी वजह से छाले जैसी उभार आ जाता है, छाले जैसी संरचना बन जाती है। लेकिन यहाँ पे छाले ब्लिस्टर्स है, वो कुछ ऐसे छाले हैं जो फंगल की वजह से होते हैं, जो जैसे मुंह में या गले में इस प्रकार की जगह ऐसे छाले हो जाते हैं, तो उनका अध्ययन करेंगे। छालों को ब्लिस्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है, छाले हैं वो मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं किसको, हमारे मुंह को व गले को, अर्थात जो फंगल की वजह से डिजीज होते हैं, जो छाले होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, वो हमारे मुंह और गले को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इसके लिए जो उत्तरदायी कारक है छाले के लिए, ब्लिस्टर्स के लिए, उसका नाम होता है एस्परजिलस, फ्लेवस व प्यूमिगेट्स। ये जो कवक है वो छालों के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो छालों से संबंधित प्रश्न जब भी परीक्षा में आता है तो मुख्य रूप से ये चीज पूछी जाती है कि छालों के द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है और इसके लिए उत्तरदायी कारक है वो कौन सा है। ठीक है, आई बात समझ में। नंबर 2 पे हम बात करेंगे एथलीट फुट की। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एथलीट फुट के अंतर्गत क्या सिचुएशन होती है और इसके लिए कौन सा कवक है वो क्या है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रभावित अंग की कि एथलीट फुट डिजीज है या कवक से होने वाली जो रोग है, इससे हमारे हाथ व पैर की जो चमड़ी होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है ना, एक नोट लिखा हुआ है कि इसे पंजे का रिंग वॉर्म भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पंजे का रिंग वॉर्म किसे कहा जाता है, तो हमारे ध्यान में होना चाहिए किसको कहा जाता है, एथलीट फुट को कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम भी है, क्या नाम है, टीनिया पेडम। ये भी महत्वपूर्ण है, हमारे ध्यान में होना चाहिए कि एथलीट फुट को टीनिया पेडम कहा जाता है। और एथलीट फुट के लिए जो उत्तरदायी कवक है उसको बोलते हैं ट्राइकोफाइटोन। ठीक है ना, ये पूरा नाम इस एक ही कवक का है, ट्राइकोफाइटोन है, वो एथलीट फुट के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो एथलीट फुट से संबंधित मुख्य बातें कंप्लीट हुई। नंबर 3 पे हम बात करेंगे दाद की, जिसको रिंग वॉर्म भी कहा जाता है। दाद से आप सभी परिचित हो क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर एक रिंग शेप में, गोलाकार शेप में कुछ मतलब जलन जैसा निशान हो जाता है जो देखने में, और उसके ऊपर खुजली चलती है जिसकी वजह से स्किन भी ड्राई हो जाती है और देखने में भी वो बहुत कुरूप लगता है। ठीक है ना, तो दाद की बात करें, दाद के लिए एक विशेष नोट है, इसको टीनिया या डर्मेटोफाइटोसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे ध्यान में होना चाहिए कि जो दाद होता है, रिंग वॉर्म होता है, उसको टीनिया या डर्मेटोफाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। दाद है वो प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, त्वचा को। जो हमारा शरीर है इसकी संपूर्ण त्वचा, शरीर में कहीं भी दाद होने की शिकायत हो सकती है, इसलिए शरीर है, शरीर की जो त्वचा होती है उसको दाद क्या करता है, रिंग वॉर्म क्या करता है, प्रभावित
करता है। और दाद के लिए जो उत्तरदायी कवक होता है, कवक की हम बात करें तो माइक्रोस्पोरम नाम का एक कवक है, वो दाद के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो दाद से संबंधित जो मुख्य बातें जो परीक्षा की दृष्टि से थी वो ये थी। अब हम नंबर 4 पे बात करते हैं खाज की, जिसको स्केबीज कहा जाता है, इंग्लिश में इसको स्केबीज कहा जाता है। ये भी कवक जनित डिजीज है, फंगल डिजीज है ये। दाद खाज के लिए एक विशेष बात लिखी हुई है, ये संपर्क वाला रोग है, निश्चित रूप से ये संपर्क से होता है। इसे 7 ईच ईयर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर खाज, अगर स्केबीज अगर आपको हो जाती है तो कम से कम 7 साल तक वो सही होने का नाम नहीं लेती, इसलिए इसको 7 ईच ईयर के नाम से जाना जाता है। खाज से हम प्रभावित अंग की बात करें तो निश्चित तौर पे खाज भी हमारी स्किन को प्रभावित करती है, ठीक है ना। तो खाज से भी हमारी क्या होती है, त्वचा प्रभावित होती है। और इसके लिए उत्तरदायी कवक की बात करें तो उत्तरदायी कवक इसके लिए होता है वो एकेरस स्केबीज नाम का एक कवक होता है, जो खाज के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो निश्चित रूप से खाज से संबंधित जो मुख्य बातें थी वो ये थी। कई बार परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 7 ईच ईयर के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, खाज, दाद, कुछ और नाम दे दो, ठीक है ना। तो हमारे ध्यान में होना चाहिए कि 7 ईच ईयर के नाम से खाज को जाना जाता है, और इसके लिए उत्तरदायी जो कवक है उसको एकेरस स्केबीज कहा जाता है। तो ये खाज से संबंधित मुख्य बातें थी। नंबर 5 हम बात करें अस्थमा की, दमा की, कि दमा क्या होता है, इसके लिए कौन सा कवक उत्तरदायी होता है, और ये शरीर के कौन से अंगों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो मैं आपको बता दूं, दमा के लिए उत्तरदायी जो कवक है उसको एस्परजिल्स कहा जाता है, उसका नाम एस्परजिल्स है। और प्रभावित अंग निश्चित रूप से दमा है, वो क्या है, श्वसन संबंधी बीमारी है। हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग है वो फेफड़े और श्वास नली होते हैं। तो निश्चित तौर पे अस्थमा है, दमा है, वो हमारे फेफड़े, लंग्स और श्वास नली को, विंड पाइप को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके लक्षणों की हम अगर थोड़ी सा जिक्र करें कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पे श्वास नलियों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। जो हमारी श्वास लेने वाली नलियां हैं हमारे चेस्ट में, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जिससे उनके बीच का जो स्थान होता है, स्पेस होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर मात्रा में क्या नहीं जा पाता है, हवा, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है। श्वास नलियों में सूजन आ जाता है, ऐंठन आ जाता है, और श्वास लेने में परेशानी होती है। ये इसके क्या है, मुख्य लक्षणों में से हैं अस्थमा के मुख्य लक्षण। अस्थमा का कवक एस्परजिल्स, अस्थमा से प्रभावित होने वाले अंग फेफड़े व श्वास नली, और इसकी ये लक्षण है जो निश्चित तौर पे परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 6 पे बात करें हम, गंजापन। निश्चित रूप से ये हम युवाओं के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात होती है, गंजापन, जिसको बैल्डनेस भी कहा जाता है। इसके लिए एक विशेष नोट है कि इसे एलोपेशिया के नाम से भी जाना जाता है। जो गंजापन है इसको एलोपेशिया के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग वंशानुक्रम होता है, वंशानुक्रम से भी जुड़ा हुआ है। अर्थात निश्चित तौर पे हम कहते हैं ना कि हमारे तो परिवार में, खानदान में ऐसी परंपरा है बाल झड़ने की, बाल टूटने की। तो निश्चित रूप से जो गंजापन है, बैल्डनेस है, इसको वंशानुक्रम से भी जोड़ा जाता है। और इसके लिए उत्तरदायी कवक की बात करें तो इसके लिए उत्तरदायी कवक है वो टीनिया कैपिटिस है। आई बात समझ में? गंजापन के लिए उत्तरदायी कवक है वो टीनिया कैपिटिस है। इसमें होता क्या है, प्रभावित क्या होता है, इसमें हमारे जो बालों, सिर के अंदर जहां पे बाल लगी हुई होती, उगे हुए होते हैं, वहां पे जो सिर के अंदर की जो ग्रंथियां हैं वो क्या होती है, प्रभावित होती हैं।
बालों के नीचे जो जड़ों में जो ग्रंथियां होती है वो प्रभावित होती है, और जिसकी वजह से बाल कमजोर हो जाते हैं और बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ये गंजापन से संबंधित मुख्य बातें थी। आज की क्लास में हमने कवक से होने वाले जो मुख्य मुख्य डिजीज जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनका जिक्र किया। और निश्चित तौर पे कवक से संबंधित अगर किसी प्रश्न के आने की, किसी डिजीज के बारे में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है तो इन्हीं में से आएगा, जिससे बाहर जाने की 0% भी संभावना नहीं है। आज की क्लास में हमारी जो कवक संबंधित जानकारियां थी, कवक डिजीज, फंगल डिजीज संबंधी जानकारियां थी, वो कंप्लीट हुई। निश्चित तौर पे हमारे लिए ये क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।